हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, शाबाश। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। जो फिजिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका 10th चैप्टर है, फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर बनता है। तो इसको आज हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। देखिए शाबाश। तो यहाँ पे आज हम पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग डालिएगा इसके ऊपर। सबसे फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी प्रकाश के बारे में। अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम प्रकाश को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उनके कारणों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उनके परावर्तन और अपवर्तन, जो उनके गुणधर्म बनते हैं, उनके ऊपर आना स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रकाश। एक अच्छे से इंट्रोडक्शन के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। शाबाश। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश के कुछ गिने चुने आपको पॉइंट याद रखने हैं, जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश एक्चुअल में है क्या। देखिए, पहला जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि प्रकाश जो है यह एक क्या है शाबाश, यह एक विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है शाबाश? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। समझ में आया? चलो देखते हैं। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आपने रेडियो का नाम सुना है? रेडियो, रेडियो एफएम। उसमें हम उसके पीछे मोड होते हैं, उनको बदलते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करता है, कहीं ना कहीं से आने वाली तरंग को क्या करता है, उसके जो एंटीना होता है उसके साथ उसको कनेक्ट कर लेता है। फिर वहां पे आपको प्रोग्राम को सुनाई देता है। यानी कि वहां पर हमारी कौन सी लग रही होती है? रेडियो वेव आ रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा सुनाई देता है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि ये भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। समझ में आया? शाबाश। उसके बाद जब कोई भी आपका मान लीजिए खुदा ना खास्ता जब एक्सीडेंट हो जाता है, तब क्या होता है? हम एक्सरे करवाते हैं। हमारी हड्डी के लिए एक एक्सरे करवाया जाता है। तो एक्सरे, जो एक्सरेज होती हैं, ये भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। क्योंकि उस मशीन से वो तरंगें निकलेंगी, हमारे पैर के अंदर से जाएंगी, जहाँ से जाएंगी वो वहाँ का चित्र बना देती हैं, और पता चल जाता है कि कहाँ से टूट फूट हुई है। तो ये भी क्या है? हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसके अलावा आपने देखा माइक्रोवेव, सुना होगा आपने आजकल माइक्रोवेव्स, जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, खाना वगैरह पकाते हैं। वो जो माइक्रोवेव होते हैं, जो हमारे माइक्रोवेव्स होते हैं, उनमें जो हमारी वेव निकलती हैं, यानी कि जो हमारी तरंगे निकलती हैं, उनको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। वो भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं, जिसमें हम खाना पकाते हैं। तो ये आपके कुछ उदाहरण हैं, जिनसे आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। जितनी भी हमारी यहाँ पर तरंगे हैं, जितनी भी वेव हैं हमारे संसार में, उनमें सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, वो सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं। श्वेत प्रकाश, जो हमारा प्रकाश है, वो भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि आप आगे चल के अभी इसमें पढ़ोगे, विबग्योर नाम से आपका टॉपिक आएगा। विबग्योर, इसमें ये आपके 7 रंग होते हैं जो इंद्रधनुष के अंदर होते हैं। ये विबग्योर जो होता है, ये सारा मिलके क्या बनाता है? हमारा श्वेत प्रकाश बनाता है, श्वेत प्रकाश। और जो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वो कहलाती है। शाबाश। समझ में आया? सबसे पहली लाइन क्या थी शाबाश? कि जो हमारा प्रकाश है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ में आया? शाबाश। दूसरा पॉइंट देखिए शाबाश। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमने पढ़ना है प्रकाश के बारे में, कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनकी एक तरंग धैर्य होती है, तरंग धैर्य शक्ति। प्रकाश की तरंग धैर्य कहां से कहां होती है? शाबाश, आपको याद रखना है, यह हमारी 3500 एंगस्ट्रॉन, लगभग 3500 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है।
इनकी तरंग दैर्घ्य होती है। किसी भी जो हमारा कोई भी क्या होगा, जो विद्युत चुम्बकीय हमारी तरंग होगी उसकी कुछ न कुछ तरंग दैर्घ्य होगी, कुछ न कुछ क्षमता होगी। और प्रकाश जो है, प्रकाश जो हमारी तरंग, इसकी जो तरंग दैर्घ्य है ये हमारी 3500 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। अब बात आई एंगस्ट्रॉन क्या है। एंगस्ट्रॉन में आपको याद रखना है, एक एंगस्ट्रॉन की वैल्यू 10 की पावर यानी कि 10 की घात -10 मीटर के बराबर होती है। यानी कि एक एंगस्ट्रॉन हमारा कब बनेगा, जब यहां पर क्या होगा, एक के डिवाइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो लगा दीजिए नीचे, इतने मीटर, यानी कि सिर्फ इतने मीटर जो होगा वो एक एंगस्ट्रॉन बनेगा। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 3500 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच में। समझ में आया शाबाश। क्यों होती हैं, क्योंकि जो विबग्योर से श्वेत प्रकाश बना है, ये प्रकाश हमारा यहाँ से बनता है। और यहाँ पर जो हमारी वोयलेट कलर होता है, जो हमारा पहला कलर होता है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य है 3500 एंगस्ट्रॉन लगभग, और जो हमारे लाल रंग होता है उसकी 7500 एंगस्ट्रॉन लगभग, इनके बीच में ये श्वेत प्रकाश रहता है। तो श्वेत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपको याद रखनी है, कितनी होती है, 3500 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन होती है। शाबाश। तीसरा पॉइंट शाबाश, आपने इसके बारे में याद रखना है कि जो प्रकाश है वो सीधे गमन करता है। प्रकाश सीधा गमन करता है, चलता है। लेकिन देखिए, इसके प्रकाश के चलने को हम, देखिए जरूरी नहीं हर चीज को हम चलना बोलते हैं, क्योंकि साइंस की भाषा में, विज्ञान की आपकी भाषा में, जब किसी भी चीज को बताया जाता है, परफेक्टली बताया जाता है, तो यहाँ पर प्रकाश का चलना नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं प्रकाश का संचारण हो रहा है। यानी कि वो चल रहा है, यानी कि संचारण हो रहा है। तो जब वो गमन करता है, जब वो संचारण करता है, वो सीधे गमन करता है, ये माना जाता है। आपने याद रखना, माना जाता है। देखिए, लेकिन आगे चल के आप पढ़ोगे कि जरूरी नहीं है कि वो सीधे ही गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो आपको आगे पढ़ना है। यहाँ तक आपको याद रखना है कि जो प्रकाश है वो सीधे गमन करता है। समझ में आया शाबाश। आगे देखिए फिर, कि प्रकाश सीधे गमन करता है, और जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश जब एक सीधी रेखा में चलता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है किरण। क्या बोला जाता है, किरण। प्रकाश की किरण। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो वह एक प्रकाश की किरण कहलाती है। समझ में आया। आगे बढ़िए शाबाश। अगला पॉइंट आपने याद रखना है कि जो प्रकाश की ये किरणें हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा तो एक किरण होगी, और प्रकाश की ये किरणें जब बहुत सारी हो जाएंगी, यानी कि बहुत सारी प्रकाश की किरण, किरणों का एक गुच्छा, वो क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाश सीधे रेखा में गति करता है, गमन करता है, सॉरी, चलता है, संचारण करता है, तो यानी कि वहां पे क्या होगा, वहां पर एक किरण बनेगी सीधी रेखा की वजह से। लेकिन वैसी वैसी बहुत सारी किरणें मिलकर प्रकाश का किरण पुंज बनाती हैं, एक गुच्छा बनाती हैं। उसे हम प्रकाश का क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। आगे देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट जो हमने याद रखना है। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। लिख, चाहे आप 2-3 पॉइंट दीजिएगा प्रकाश के बारे में, लेकिन समझने के लिए आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होने जरूरी हैं। अगले पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि जो प्रकाश है, वो प्रकाश क्या माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। माध्यम मतलब आपने माध्यम पढ़े होंगे, कौन कौन से माध्यम होते हैं, 4 माध्यम हम पढ़ते हैं। सबसे पहले निर्वात। निर्वात का शायद आपको पता हो, निर्वात बताएंगे आपको। देखिए निर्वात हो गया ठोस, द्रव और गैस, ये तो आपको पता ही होंगे। निर्वात हो गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। यहाँ पर हम इसको उल्टा लिख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम लिख लेते हैं गैस को, फिर लिख लेते हैं द्रव को, और फिर ठोस को लिखते हैं। देखिए ये माध्यम है। निर्वात होता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे जो हमारा ब्रह्मांड है, जहां पर जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से हम बाहर चले जाते हैं, वहां पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी पृथ्वी, यहाँ पे हमारा बीच में कोई, यहाँ पे हमारा सूर्य होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऐसे पृथ्वी यहाँ पर है, और वो चक्कर लगा रही है इसके चारों तरफ। तो इनके बीच में यहाँ पर
यहाँ पर जो आपका ये है, यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता, इसे बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात, वैक्यूम बोलते हैं। फिर आती है हमारी गैस, फिर द्रव और फिर ठोस। मैंने आपको क्वेश्चन क्या किया कि जो प्रकाश है, क्या वो इन माध्यमों पर निर्भर करता है? यानी कि क्या प्रकाश को चलने के लिए, संचारण के लिए माध्यम की जरूरत होती है? क्या उसकी आवश्यकता होती है? नहीं, उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी भी माध्यम में से चला जाएगा, जरूर गुजर जाएगा। जैसे देखिए निर्वात, निर्वात जैसे यहाँ से सूरज से जब पृथ्वी के ऊपर, जब हमारी सूरज से पृथ्वी के ऊपर प्रकाश आता है, बीच में कोई माध्यम नहीं होता, निर्वात होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता, निर्वात होता है। तो इस निर्वात में से जब आता है सूर्य का प्रकाश, तो यानी कि यहाँ निर्वात में से भी चला जाएगा, यानी कि कोई भी इस पे डिपेंड ही नहीं किया कि निर्वात है या नहीं है। तो यानी कि यहाँ से, और आपको पता होगा कि जो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, इस निर्वात में से होकर आता है, तो सूर्य के प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है, वो भी हम देखेंगे। शाबाश। तो यानी कि निर्वात हो गया। फिर हम देख लेते हैं गैस से। जैसे हमारा यहाँ पर बहुत सारी गैसें हैं, हमारे वातावरण में बहुत सारी गैसें, फिर भी प्रकाश आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, यानी कि गैस में से भी गुजर चुका है। द्रव की बात करते हैं। पानी में से आपने देखा होगा, जब ऊपर से प्रकाश का किरण पुंज यानी कि प्रकाश आता है और पानी पर टकराता है, तो आपको उसके अंदर से भी प्रकाश की किरणें देखने को मिलती हैं, यानी कि वो द्रव में से गुजर जाता है। फिर बात करते हैं ठोस में। जैसे हमारा शीशा हो गया, कांच में से, वो एक ठोस है, लेकिन फिर भी उसमें से आर पार निकल जाता है, जो हमारा जो प्रकाश है वो उसमें से भी गुजर जाता है। यानी कि माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता, माध्यम कोई भी हो ये गुजर जाएगा। समझ में आया? लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पे हमने पढ़ना है, प्रकाश माध्यम पे तो निर्भर नहीं करता, लेकिन जब प्रकाश के वेग की बात की जाती है, उसकी चाल की बात की जाती है, प्रकाश का वेग, ये जो वेग होगा ये माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। क्या बताया मैंने आपको? देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझिएगा कि प्रकाश जो है, वो जो प्रकाश है वो माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता, गुजर जाएगा हर जगह से, लेकिन उसका जो वेग होगा, जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, वो निर्भर करेगी माध्यम के ऊपर। गुजरेगा तो जरूर, कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, लेकिन वो अलग अलग होगी, अलग अलग माध्यम के अंदर। आप समझ में आया कि वो माध्यम पे निर्भर नहीं करेगा, लेकिन उसकी चाल, जो उसका वेग है, वो निर्भर जरूर करेगा। अब ये देख लेते हैं कैसे। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर हमारा सूरज है, सूर्य, यहां पर हमारी है पृथ्वी। और आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से पृथ्वी पर आने के लिए सूर्य के प्रकाश का वेग, जिसको हम सी से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सी से। सूर्य के प्रकाश का वेग, ये जो है हमारा कितना होता है? 3 × 10⁻⁸3 इंटू 10⁻⁸ इतना जो है सूर्य का प्रकाश इतनी तेजी से आ रहा होता है। मतलब कभी भी अगर आपको कहीं भी सूर्य का प्रकाश जब देखने को मिलता है, तो वो हर समय 3 × 10⁸ से चल रहा होता है। लेकिन ये इसकी स्पीड होती है किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। यानी कि जब इनके बीच में कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर ये 3 × 10⁻⁸ से आ रहा है। सोच के देखिए, 3 × 10⁸। इसको थोड़ा सा लिखते हैं, 3 × 10⁸, यानी कि 3 के पीछे आप कितनी जीरो लगाओगे? 8 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इतने मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 1 2 3 4 5, इतने किलोमीटर पर सेकंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर। किसमें?
1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड हुई, पलक झपकाई, 1 सेकंड हुई, कोई भी कार्य सिर्फ 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आपने इधर से उधर किया और वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। समझ में आया शाबाश? उसके बाद यानी कि इसकी जो चाल है, जो इसकी वेग है, वो कितनी है? 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, इतनी वेग से वो चल रहा होता है। आया समझ में? आगे देखते हैं। लेकिन लेकिन सूर्य से पृथ्वी पर आने के लिए आपको पता होगा कि सूर्य से पृथ्वी पर उस प्रकाश को आने के लिए, प्रकाश किरण पुंज को आने के लिए लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 24 सेकंड लगभग इतना समय लगता है। 8 मिनट 24 सेकंड का समय लग जाता है जब सूर्य से पृथ्वी पर कोई भी प्रकाश आ रहा है। तो सोच के देखिएगा इसमें कितनी सेकंड हो गई। 1 सेकंड में ही कितनी कवर करता है वो? 3 लाख किलोमीटर। और 8 मिनट में कितने लाख करोड़ों किलोमीटर उसने तय कर दिया। इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो सूर्य है वो हमसे कितनी ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है वो। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं। तो यानी कि प्रकाश जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता चलने के लिए, लेकिन उसका वेग जरूर निर्भर करता है उस माध्यम के ऊपर। जैसे निर्वात में वो चलेगा 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जैसे हम बात करेंगे ठोस की, द्रव की और गैस की, इन तीनों में अलग अलग चलेगा। गैस में कोई और स्पीड से चलेगा, द्रव में और उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठोस में तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो इस तरीके से उसकी जो चाल है वो कम होती जाती है जब माध्यम बदलते जाते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं शाबाश। ये हो गया प्रकाश के चाल के और वेग के बारे में अच्छे से। फिर आता है कि जो प्रकाश है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। प्रकाश द्वारा परावर्तन अपवर्तन, यह मैं आपको करवा नहीं रहा, लेकिन उसका सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि है क्या एक्चुअल में। देखिए, जब कभी भी कोई प्रकाश यहां से किरण आई, टकराती है, कितनी पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि कितनी कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन, टकरा कर वापिस मुड़ जाए। जब टकरा कर वापिस मुड़ता है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन, दो चीजें होती हैं, रिफ्रैक्शन अलग चीज है, रिफ्लेक्शन अलग चीज है। एक परावर्तन है, दूसरा अपवर्तन है। तो यहां पर जो ये हमारा है, जो हमारा ये है, इसको बोलते हैं पृथक्करण। जो हमारी सीट होती है, जो भी चीज होगी, इससे पृथक यानी कि प्रकाश को अलग अलग देखा जा सकता है। जब प्रकाश टकराएगा और उसी माध्यम में वापस आ जाएगा, जिसमें से गया उसी में वापस आ गया, उसको बोला जाता है परावर्तन। क्या बोला जाता है? परावर्तन। क्या किया? जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस आ गया टकराकर, तो उसको बोला जाता है परावर्तन। लेकिन जब वो क्या होता है, टकराता है लेकिन उसके अंदर से गुजर जाता है ऐसे, तब उसका क्या हो चुका है? अपवर्तन। क्या हो चुका है? अपवर्तन। या तो क्या होगा? परावर्तन, या क्या होगा? अपवर्तन होगा। ठीक है। तीसरा भी होता है प्रकाश का संश्लेषण। आपने एक जो अभिक्रिया सुनी होगी, प्रकाश का संश्लेषण, जो पत्तियों में होता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जब क्या करते हैं, ना वो प्रकाश का अपवर्तन करते हैं ना प्रकाश का परावर्तन, बल्कि वो उसको सोख लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं। उसको बोला जाता है प्रकाश का संश्लेषण होना। वो तीसरा कार्य भी हो सकता है। तो प्रकाश के यहाँ पर 3 कार्य हो चुके हैं। या तो वो किसी भी चीज के टकराएगा, वापस उसी माध्यम में वापस आ जाएगा, या उसके अंदर से गुजर जाएगा, या वो टकराने वाला वह जो पृथक्करण जो भी हमारी चीज होगी उसके ऊपर वो जाकर समा जाएगा, वहां पर जाकर वो उसको जो अवशोषित कर लेता है। समझ में आया? तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, बाकी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।